300 साल पहले जो संकल्प आचार्य चाणक्य ने लिया था, जब तक इस राष्ट्र को मैं पुनः गौरवशाली नहीं देख लेता तब तक संभालो महामंत्री, प्रलय का आगमन हो रहा है और इस बार स्वर्ग के देवता भी इसका मार्ग नहीं रोक पाएंगे। वही संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्रांगण से लिया। लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया। एक साल बाद उसे पूरा करने में जुट गए गृह मंत्री अमित शाह। केंद्र सरकार ने देश में हो रहे असामान्य डेमोग्राफिक बदलाव, अवैध घुसपैठ और जनसंख्या असंतुलन से निपटने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। आखिर क्या है इसका बंगाल से कनेक्शन? खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर। जब बंगाल में 1 अगस्त से शुरू होगी जनगणना 2027 की प्रक्रिया। अगले साल फरवरी में अंत तक ये अभियान जो है जनगणना का चलेगा। बंगाल में पिछले 20 दिनों से अंदर बहुत कुछ बदल गया। जिस बांग्लादेश बॉर्डर से फुल फोर्स घुसपैठिए आ रहे थे, वहीं से उनको अब डायरेक्ट डिपोर्ट किया जा रहा है। शाह और शुभेंदु की जोड़ी ने किया कमाल, लोकसभा में मचाएंगे धमाल। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप जानते हैं ना दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अगले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ऐसा रिकॉर्ड जो इससे पहले आज तक कोई नहीं बना पाया। ना नेहरू, ना इंदिरा गांधी, ना राजीव गांधी, और बाकियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब प्रधानमंत्री मोदी जब इतने बड़े रिकॉर्ड को बनाने जा रहे हैं दोस्तों, तो देश को कुछ नया गिफ्ट तो देंगे ना भाई। आप जानते हैं आर्टिकल 370, राम मंदिर, कितने सारे गिफ्ट दिए हैं, लेकिन यह गिफ्ट ऐसा है दोस्तों जिसकी चर्चा तो आप समझ लीजिए कि उनके मैनिफेस्टो में भी नहीं थी। ये 1947 के बाद से दोस्तों आजाद भारत में पहली बार इतना बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं, रिटर्न गिफ्ट। और इसकी गूंज दोस्तों अगले 100 साल तक भी सुनाई पड़े तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। मैं 2029 की बात ही नहीं कर रहा, 2029 नहीं दोस्तों, अगले 100 साल में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी। ये इतनी बड़ी कहानी, इतना बड़ा फैसला है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया नहीं दोस्तों इस तरीके से। ये वास्तव में बहुत बड़ी खबर थी, और कैसे 2029 के चुनाव में ये सीधे सीधे इंपैक्ट करने वाली है, ये भी आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जब मोदी सरकार इतना बड़ा काम कर रही है तो जरूर उनको शाबाशी देने की जरूरत है। जय श्री राम लिखिएगा दोस्तों, ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो। अपनी राय भी दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिंड कर दिए हैं। आइए शुरू करते हैं। 2 विंडोज से शुरू करता हूं दोस्तों। आप देखिए रिकॉर्ड क्या बन रहा है, पहले वो समझ लीजिए। 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। नॉन स्टॉप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी दोस्तों। अगर जो पुराने मेरे सोशल मीडिया परिवार के सदस्य आप जरूर जानते होंगे, मैंने पिछले साल भी कहा था प्रधानमंत्री मोदी कैसे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। नेहरू 1952 में, जो पहला चुनाव हुआ देश का 1951-52 में, उसके बाद 1964 तक वो नॉन स्टॉप 4398 दिनों तक उनका कार्यकाल रहा। चुनाव के बाद, संविधान बनने के बाद की बात बता रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी 10 जून को 4399 दिन पूरा कर लेंगे। ये रिकॉर्ड है। इंदिरा गांधी का भी नॉन स्टॉप नहीं है दोस्तों, तो ये रिकॉर्ड है। अब रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा? वो मिलेगा डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर के जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है दोस्तों। ये पहली बार देश में होने जा रहा है, इस बात को आप समझ लीजिए। ये कितनी बड़ी खबर है, अभी उसी को डिकोड कर रहा हूं। इस बीच मैं पश्चिम बंगाल की कहानी जरूर बताना चाहता हूं दोस्तों, इस पर लोगों का ध्यान नहीं गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि बंगाल में जनगणना 1 अगस्त से शुरू हो रही है और अगले साल फरवरी के आखिर तक चलेगी। उन्होंने कहा इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बाकायदा इसकी बैठक में शामिल हुए और ये बात कहा कि राजनीति से दूर रखिए, पूरे देश में तो काफी आगे बढ़ गया ये काम।
बंगाल तो अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में जो बदलाव किया गया है उस पर भी हमारी नजर है। ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा दोस्तों, और उनके फैसले आप जानते हैं, बाढ़ बंदी, जमीन सौंपना, तमाम चीजें, वो सब कुछ आप जानते हैं। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में चीजों को आगे बढ़ाता हूं दोस्तों, और ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी भूमिका क्या है। कोई अगर अभी बोले कह रहे मोदी सरकार पता नहीं फिर से कौन सा मुद्दा उठा ली, ना, ये शुरू से मोदी जी के जहन में था। जब तीसरा कार्यकाल शुरू किया ना दोस्तों, मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो 15 अगस्त 2025, मतलब पिछले साल लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा था। जानते क्या कहा था? हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन शुरू करने जा रहे हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा। इसकी पहले भी वो चिंता व्यक्त कर चुके हैं। जरा सुनिए इस हिस्से को। लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे ही हवाबाजी में तो चीजें होती नहीं है। उनकी एक एक बात का आकलन होता है, उसकी समीक्षा होती है, उसके समय की प्रतीक्षा होती है। इस बात को समझिए, समीक्षा भी होती है और प्रतीक्षा भी होती है। सही समय पर चीजें करना। मई के आखिरी हफ्ते में इसका ऐलान कर दिया गया। हाई पावर्ड कमेटी और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की है। इस उच्च स्तरीय कमेटी में कौन कौन होगा दोस्तों, जरा वो भी देखिए। समिति की अध्यक्षता करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, ये करेंगे इसकी अध्यक्षता। कौन समिति में सदस्य है सुनिए। जनगणना आयुक्त दुर्गा शंकर मिश्रा, ये आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस। बालाजी श्रीवास्तव, रिटायर्ड आईपीएस, और डॉक्टर शमिका रवि, जबकि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। जरा मैं आपको अमित शाह जी का ट्वीट दिखाता हूं, कितनी गंभीरता से लिया है। ये खुद गृह मंत्री ट्वीट कर रहे हैं। क्या लिखा है? 26 मई का ही ट्वीट है ये। घुसपैठ और अन्य कारणों से अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाई लेवल कमेटी ऑफ डेमोग्राफिक चेंज की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इस कमेटी का गठन कर लिया है। और फिर सारी चीजें वो बताते हैं दोस्तों, ये सारी जानकारी देते हैं। अब ये कमेटी तो बहुत बड़ा काम करेगी। ये कमेटी देश के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है उसका पर्दाफाश करेगी। मैं एक और प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों। वो एक एक, जैसे कहते हैं ना कि इतने बड़े पद पे हैं, 25 साल से हैं, पता नहीं मोदी जी को पता होगा नहीं होगा, सब पता है। मोदी जी एक एक चीज जानते हैं। इस बयान से आप समझिए कि कैसे आदिवासियों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, और डेमोग्राफिक परिवर्तन से कितना बड़ा खतरा पैदा होता है, ये खुद लाल किले के प्राचीर से कहते हैं। सुन लीजिए। प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है कि इस देश में अप्राकृतिक रूप से जनसंख्या में बदलाव हो रहा है। किसी भी देश में सामान्य रूप से जो जनसंख्या में बदलाव होता है ना, उसके दो प्राकृतिक कारण होते हैं।
एक जन्म दर और एक मृत्यु दर। भाई जन्म दर अधिक है तो ठीक है, जनसंख्या बढ़ गई, मृत्यु दर कम है अधिक है, उससे बदलती हैं चीजें। लेकिन अगर ये बाहरी और असामान्य ताकतों की वजह से असमान और तेजी से ये जनसंख्या परिवर्तन होता है तो सरकार उसको अस्वाभाविक जनसांख्यिकी बदलाव कहती है। और ये जो अस्वाभाविक जनसांख्यिकी बदलाव है दोस्तों, गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार इसके 3 मुख्य कारक हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला, अवैध घुसपैठ यानी इलीगल इनफिल्ट्रेशन जो बांग्लादेश और म्यांमार से हो रहा है। दूसरा, प्लैंड और इर्रेगुलर मोबिलिटी, इसमें किसी खास रणनीति या आर्थिक अवसरों के तहत कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में आबादी बढ़ जाती है। और तीसरी वजह है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव, जो प्रशासनिक ढिलाई होती है। उसमें क्या होता है कि थोड़े से पैसे लिए 200-400, 500, 1000, 2000 और राशन कार्ड बना दिया, आधार कार्ड बना दिया, सिर्फ घुसखोरी की वजह से इसका फायदा उठा लेते। ये सरकार समझ रही है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां मुस्लिम आबादी दोगुनी हो चुकी है, ये सरकार जानती है। ये तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसी सरकार थी जिसने भारत को नर्क बना के रख दिया था, घुसपैठियों के लिए ये जैसे बोलते हैं ना स्वर्ग बनाकर रखा और भारतीयों के लिए नर्क बना के रख दिया था, और इसीलिए आबादी बदल रही थी। अब एक सवाल यह है दोस्तों कि ये जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है वो काम क्या करेगी। 8 मुद्दे तय किए गए हैं दोस्तों, एक एक करके ध्यान से देखिए ग्राफिक्स में भी। अवैध आप्रवास सहित जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक विचार करना, ऐसे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के संभावित कारणों का अध्ययन करना जैसे सीमा पार गतिविधियां, आर्थिक अवसर और तमाम चीजें, इसके पीछे के कारण क्या हैं उसको पहचानना, धार्मिक या सामाजिक समुदायों के स्तर पर जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका विश्लेषण करना, देश में पहले से ही रहने वाले अवैध अप्रवासियों की कानूनी निष्पक्ष ये सारी चीजें जानना कि इसको कैसे बाहर किया जाए, उसकी सिफारिश करना, ऐसे रुझानों की निरंतर निगरानी के लिए सीमा प्रबंधन और इससे जुड़ी हुई तमाम चीजें करना। और जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय का अभाव हो जाता है, कम से कम ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्रियों के रहते, तो वहां समन्वय कैसे किया जाए इसकी बातचीत करना, और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं उसको कैसे निपटा जाए, वो चुनौतियां क्या है उससे कैसे निपटा जाए। ये 8 मुद्दे हैं दोस्तों डेमोग्राफिक चेंज पर, जिस पर सरकार काम करने जा रही है। सिर्फ यही नहीं करेगी, इसके बाद ये कमेटी कुछ और काम करेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे डिटेंशन और डिपोर्टेशन का एक्शन प्लान तैयार करना, यह सरकार करने वाली है कि कैसे डिटेंशन में रखा जाए, कैसे डिपोर्ट किया जाए, इन चीजों की सिफारिश भी ये कमेटी करने वाली है। ये कमेटी दोस्तों पड़ोसी देशों से होने वाली घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने के लिए अपनी सिफारिश देगी, जिसमें फेंसिंग की बात हो, ड्रोन, सेंसर और ये तमाम चीजें उसमें इंक्लूड होंगी। एक और मुद्दा है नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा दोस्तों, उसमें कैसे ये बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है। इसी के साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में अगर कोई खतरा घुसपैठियों की वजह से हो रहा है, भाई ऐसा नहीं कि बांग्लादेशी घुसपैठी ये घुस गए बंगाल में तो सिर्फ बंगाल में है, वो तो उत्तर प्रदेश आ गए, वो तो झारखंड चले गए, वो तो छत्तीसगढ़ चले गए, वो नॉर्थ ईस्ट चले गए, वहां कैसे उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। जिन राज्यों में ऐसी कोई पाबंदी नहीं, अब जैसे देखिए मैं आपको बताऊं दोस्तों आदिवासियों की, कई राज्यों में पाबंदी है कि आदिवासी ही खरीद सकते, कुछ राज्यों में पाबंदी नहीं है। वहां जानते हैं क्या होता है, आदिवासी समाज के साथ ये लोग ब्याह करते हैं और पूरा जमीन वमीन सब पे कब्जा कर लेते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि अनेक ऐसे राज्य हैं जहां पहले आबादी कम थी लेकिन अब उनकी बढ़ गई है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की देता हूं जहां ईसाइयों की संख्या अचानक से अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। उस बात का भी ख्याल रखना होगा। सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं है, जैसे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं दोस्तों, एक एक करके मैप दिखाता हूं।
मेघालय देखिए, 1911 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मेघालय में ईसाइयों की आबादी 2.5% थी। 2011 की जनगणना में ही 75% पहुंच गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह की बात है दोस्तों, कि सिर्फ मुस्लिम आबादी बढ़ गई। मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के आंकड़े दिखा रहा हूं, ईसाइयों की आबादी कितनी बढ़ी। इसी तरीके से आप मिजोरम पर आइए, ये देखिए 1911 के जनगणना के अनुसार मिजोरम में ईसाइयों की आबादी 3% से भी कम थी। 1951 में 90% तक पहुंच गई। यानी पूरा मिजोरम ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुका है। मणिपुर में चले आइए, 1931 में ईसाइयों की आबादी 2% थी। 1951 में 12% और 2011 के आंकड़ों के अनुसार 41% हो चुकी है। पूरा बदल रहा है मामला। और आगे बढ़िए, नागालैंड में आइए, 1911 में ईसाइयों की आबादी 2%, 1931 में 13%, 1951 में 46% और 2011 में 87% तक पहुंच चुकी है। तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है। असम में चले आइए, 1901 में असम में 0.4% ईसाई थे और 2011 में 3.75% आबादी हो गई। यहां भी बढ़ रहा है। सिक्किम में आइए, 1971 में 0.8% और 2011 में 10% हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में आइए, 1971 में सिर्फ 0.79% ईसाई थे और 2011 की जनगणना में ईसाइयों की आबादी 30% के पार चली गई है। और आप जानते हैं केंद्र कौन सा बन रहा है? ये पश्चिम बंगाल, कोलकाता। आप भूल तो नहीं गए दोस्तों? अभी जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की यात्रा पर आए तो सबसे पहले कहां पहुंचे? सबसे पहले कोलकाता पहुंचे, जहां मदर टेरेसा ने सेवा की। अब सेवा की कि ईसाइयों को कन्वर्ट किया ईसाई धर्म में। आप खुद सोचिए, इस पर भी कितने विवाद हैं। लेकिन यह बात सच है दोस्तों कि डेमोग्राफिक चेंज भारत की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। भारत के कई राज्य ऐसे हैं जो हिंदू बहुल से हिंदू अल्पसंख्यक की स्थिति में पहुंच चुके हैं। कई राज्य, भाई केरल में आज भी हम सोच नहीं पा रहे। बस एक ऐसे सिरे पर हिंदुओं की आबादी पहुंच गई है जहां भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार बना भी पाएगी, ये बिल्कुल असंभव नजर आता है दोस्तों। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो भारत सरकार ने कमेटी बनाई है, हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज, ये एक बहुत बड़ा कदम है दोस्तों। मुझे लगता है कि इससे बड़ा गिफ्ट इस देश के लोगों को मिल ही नहीं सकता। अच्छा, इसका मैं आपको टेन्योर भी बताता हूं। 1 साल तक ये कमेटी काम करेगी और अगर जरूरत पड़ेगी, आप आखिरी पॉइंट देखिएगा, तो इसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब यह है, इस समय जून चल रहा है दोस्तों, मान लीजिए 1 साल आगे बढ़ाइए तो जून, 6 महीना और जोड़िए तो 2027 भी निकल जाएगा। यानी रिपोर्ट आते आते 2028 के कुछ महीने होंगे। यानी इसका मतलब यह है कि सिर्फ 1 साल का वक्त 2029 के चुनाव में होगा दोस्तों। सिर्फ 1 साल का वक्त। और एक बात याद रखिएगा, 1.5 साल बाद क्या होगा, मैं आपको उसकी कहानी बता रहा हूं। आप जान रहे हैं ना, अभी परिसीमन बिल, जो डीलिमिटेशन बिल है या विमेंस रिजर्वेशन बिल, ये तो गिर गया था ना। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, फिर कोशिश करेंगे। और अब तो डीएमके को जोड़ करके टीएमसी के जो बागी सांसद हैं, जो अलग टीएमसी बना रहे हैं, टीएमसी पर कब्जा कर रहे हैं, अगर ये दोनों साथ हो गए तो परिसीमन बिल भी पास होगा, महिला रिजर्वेशन बिल भी पास होगा। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों? उसके बाद पूरे देश को पता चलेगा कि भारत की डेमोग्राफी को किस तरीके से बदला गया है, कैसे हिंदुओं के साथ उत्पीड़न किया गया है, हिंदू आबादी किस तरीके से घटी है। एक एक क्षेत्र की जानकारी पूरे देश के सामने होगी और तब समझ में आएगा कि भारत के लिए, हिंदुओं के लिए इससे बड़ा गिफ्ट प्रधानमंत्री मोदी का कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो मैं तो इसे एक दोस्तों, जैसे आर्टिकल 370 को हटाना है, यह बहुत सीमित
इसका असर है सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए था, राम मंदिर हिंदुओं के लिए। ये जो चीजें हो रही है ना, ये पूरे भारत की आबादी को प्रभावित करने जा रहा है। इससे बड़ा कदम हो ही नहीं सकता है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है दोस्तों, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें, मेरा नंबर स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं और मुझे ताकत प्रदान करना चाहते हैं तो ज़रूर आप YouTube मेंबरशिप भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।